तो भाई इस वीडियो के अंदर सच में तबाही मचने वाली है कि जो अपना जियान है वो भिड़ने वाले हेवनली पावर हाउस से। और क्या कभी तुम लोगों ने यमराज का स्तर देखा है? और अगर नहीं देखा तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू बैटल थ्रू दी हेवंस की सोशल सी वीडियो के अंदर। तो चलिए आज बकवास ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि वो जो हॉल ऑफ सोल का सेकंड टियानजन होता है वो अपीयर हो जाता है, और सेकंड टियानजन को अपीयर होते हुए देख के जियान यूनिवर्स से कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए रोक के रख सकती हो। और जियान के इन शब्दों को सुनकर यूनिवर्स भी हाँ में नोट कर देते हैं, जिसके बाद वो फाइट करने लगते हो सेंट गोयू से। हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे वो सेंट गोयू अपनी वॉकिंग स्टिक को उठा के यूनिवर्स की तरफ पॉइंट कर देता है, और तभी वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही यूनिवर्स के सामने आ जाता है। और तभी स्केलेटन अपने एक हाथ को जैसे कि डार्क एनर्जी ने कवर करके रखा था उसे यूनिवर्स के सिर की तरफ दे मारता है। और इस स्केलेटन के भयानक से अटैक को देख के यूनिवर्स को भी समझ आ चुका था कि वो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती, और इसी वजह से यूनिवर्स पीछे जाती है और एट द सेम टाइम उसके सामने एक बहुत बड़ा फ्लेम का पिलर अपीयर होता है, और यूनिवर्स का ये फ्लेम पिलर एक बैंग साउंड के साथ उस स्केलेटन के हाथ से टकरा जाता है। और जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो एक कोल्ड और हॉट एनर्जी एक दूसरे को तोड़ फोड़ने लगती है, और एक गंदी सी स्मेल वहाँ पे चारों तरफ फैलती है। और तभी सेंट गोयू जो कि वहाँ से थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था वो अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है, और एट द सेम टाइम वो बड़ा सा ब्लैक स्केलेटन भी अपने हाथों को क्लेंच कर देता है। और इसी वजह से यूनिवर्स की जो गोल्डन फ्लेम होती है वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती है, और अपने अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होते हुए देख यूनिवर्स की भैंस उड़ जाती है, क्योंकि एक एलीट बैंशिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और भले ही अभी उसे उसके गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम प्रोटेक्ट कर रही हो, लेकिन इससे यूनिवर्स अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि यूनिवर्स का टारगेट गोयू को हराना नहीं है, उसे बस इस बुड्ढे को थोड़ी देर तक रोक के रखना है। खैर तभी यूनिवर्स पीछे जाती है और कुछ हैंडसेल्स को परफॉर्म करने लगती है, और तुरंत ही यूनिवर्स के मुंह से एक आवाज बाहर आती है, वो कहती है गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम फॉर्मेशन। और जैसे यूनिवर्स के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो आसमान में जो गोल्डन फ्लेम फैली होती है वो तुरंत ही विगल करने लगती है, और ऊपर से कई फायर प्लेयर नीचे आते हैं जो कि तुरंत ही एक जगह पे आके इकट्ठा होने लगे थे। और ये अभी एक जाल की तरह बन चुका था जिसके अंदर वो बड़ा सा डार्क स्केलेटन फंस जाता है। यार उस बड़े से स्केलेटन का ओपन जिसके अंदर डार्क और चिली एयर भरी हुई थी वो फ्लेम के उस जाल से टकरा जाता है, और तभी सभी को एक खतरनाक साउंड सुनाई देता है, और वो जो फायर नेट होता है वो तुरंत ही कांपने लगता है। और अभी यूनिवर्स के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, और जैसे वो अपनी हैंडसेल्स को चेंज करती है तो उस बड़े से फ्लेम नेट के अंदर से कई फायर प्लेयर शूट होते हैं, और ये सारे के सारे फायर प्लेयर बड़े से आग के गोले में ट्रांसफॉर्म होकर उस बड़े से स्केलेटन से टकराते हैं, और इसके अंदर खतरनाक टेम्परेचर की वजह से उस फायर नेट के अंदर की जो एयर होती है वो भी बर्न होने लगती है, और तभी यूनिवर्स की वो फ्राइटनिंग गोल्डन फ्लेम उस बड़े से स्केलेटन को जलाने लगती है, और इस गोल्डन फ्लेम को फॉर्मेशन के चारों तरफ फैलते हुए देख सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और भले ये टेम्परेचर अभी उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद हो, लेकिन जब लोग बाहर से भी इसे सेंस करते हैं तो कईयों की रूह कांप जाती है, और अगर कोई 9 चेंज डोजन पीक भी इस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है तो वो भी 1 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम दुई को भी जला सकती है। और इस गोल्डन फ्लेम की खतरनाक टेम्परेचर की वजह से उस बड़े से स्केलेटन के आसपास को जो फोग होता है वो बहुत तेजी से जल रहा होता है, और इस टाइम पे उस हड्डियों के ढांचे कई हड्डियां ब्लरी हो चुकी थी। और भले ये बुड्ढा गोयू कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन गोल्डन फ्लेम के सारे के सारे इफेक्ट्स को इग्नोर करना इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। और उस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर स्केलेटन को स्ट्रगल करते हुए देख ओल्ड गोयू की भैंस उड़ जाती है, और वो कहता है कि गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग फ्लेम अपने नाम की एकदम वर्दी है, और अगर यूनिवर्स के पास एक गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवनली फ्लेम नहीं होती तो फिर चाहे वो अपनी कितनी भी ड्यू का यूज क्यों नहीं करती, वो उस डार्कनेस किंग स्केलेटन का ऐसा हाल बिल्कुल भी नहीं कर पाती। यार तभी गोयू भी अपनी हैंडसेल्स को चेंज करते हुए कहता है कि भले ही गोल्ड एम्पर इंसर्टिंग हेवनली फ्लेम पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम इसके पीक पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रही हो। और अकॉर्डिंग टू रूमर्स तो जो हेवनली फ्लेम का पहला ओनर था वो एक दोषिंग के रियलम को भी जला के राख बना सकता था। यार जैसे ही बुड्ढे गोयू की हैंडसेल्स कंप्लीट होती है तो फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ स्केलेटन कांपने लगता है, और उसकी बॉडी से खतरनाक लेवल की ब्लैक फॉग बाहर आती है, और एट द सेम टाइम आसमान में कई सोल्स की चीखने की आवाज भी सुनाई देती है। और अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करे तो उसे पता चलेगा कि सारा का सारा ब्लैक फॉग सोल से बना हुआ है, और लगातार ऐसे उस बड़े से स्केलेटन की बॉडी से सोल्स बाहर आती है, लेकिन जैसे ये गोल्डन फ्लेम के कांटेक्ट में आती थी तो वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाया करती थी, और एक के बाद एक एक्सप्लोजन की वजह से वो जो फ्लेम फॉर्मेशन होती है वो भी ट्रैम्बल होने लगती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो वो 10,000 फुट बड़ा स्केलेटन काफी देर से छोटा होने लगता है, और एंड में जाके वो 100 फुट का ही रह जाता है। और भले ये स्केलेटन अभी छोटा हो चुका हो, लेकिन उसकी वो हड्डियां और भी डार्क हो चुकी थी। यार तभी इस स्केलेटन के अंदर से एक भयानक लेवल की चिली हवा फैलने लगती है, और जैसे ये स्केलेटन अपने सर को ऊपर उठाता है तो उसके हंसने की अजीब सी आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगती है, और ये हंसने की आवाज एक्चुअली में उस बुड्ढे गोयू की थी। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि इस बुड्ढे ने अपनी सोल को इस स्केलेटन के साथ मर्ज कर दिया हो। बुड्ढा गोयू कहता है कि अभी तुम देखो मैं तुम्हारी इस फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ, और बुड्ढे गोयू के इन शब्दों को सुनकर यूनिवर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और तुरंत ही उसका ध्यान जाता है उस जगह पे जहाँ पे ओल्ड गोयू खड़ा हुआ था। और भले ही बुड्ढा वहाँ पे मौजूद हो, लेकिन उसकी आंखों के जो हरे ग्लोस थे वो उस टाइम पे गायब हो चुके थे। यार जैसे इस बड़े से स्केलेटन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो वो तुरंत ही फ्लैश होकर उस फॉर्मेशन के पास आ जाता है, और उसका वहां जिसके अंदर डार्क चिली एनर्जी भरी हुई थी वो तुरंत उस फॉर्मेशन को फाड़ देता है, और एक क्रैक लाइन उस फॉर्मेशन के बीच में अपीयर होती है। उस क्रैक लाइन को देख के पता चलता है कि ऐसा करने में स्केलेटन को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यार जैसे ही हल्का सा क्रैक अपीयर हुआ था तो ऐसे लगता है जैसे कि ये पूरी फ्लेम फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो गई हो। यार तब भी एक बूम साउंड के साथ ये फ्लेम फॉर्मेशन सभी गंगों के सामने सेटर हो जाती है, और फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस बड़े से हड्डियों के ढांचे की नजर जाती है
यूनर के ऊपर, और वो कहता है कि लड़की अगर तू बैंकिंग क्लास में होती तो फिर इस बैटल में कौन जीतता ये कहा नहीं जा सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और बुड्ढे को बकवास करते हुए देख यूनर के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, और वो कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही मेरा इरादा तुम्हें हराने का नहीं था, बल्कि मेरा जो टास्क है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे यूनर ये कहती है तो उसकी बॉडी तुरंत ही पीछे जाती है, और पलक झपकती वो ज़ियान के पीछे पहुंच गई थी, और अभी ज़ियान के हाथ में मौजूद था यमराज का अस्त्र, और इसके अंदर से इनहाइलेशन का एक कोरा फैलता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो किसी पतले शीशे की तरह टूट के बिखर जाता है यार। जैसे वो बड़ा सा स्केलेटन ज़ियान के हाथ में मौजूद इस यमराज के अस्त्र को देखता है तो वो कहता है कि क्या हेविली फ्लेम को मर्ज करने से यही चीज फॉर्म होती है, और मैंने तुम्हें काफी टाइम दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और बुड्ढे गुयो को बकवास करते हुए देख ज़ियान कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। बुड्ढे बाग साक्षात यमराज का अस्त्र लेके बैठा है वो यार। जैसे ज़ियान अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो 5 कलर एंग्री बोतल लोटस रोटेट होने लगता है, तभी ज़ियान अपने सर को घुमा के यूनर से कहता है कि यूनर तुम पीछे जाओ, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही भयानक होती है, और अगर वो भी इसके आसपास रहता है तो उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये सुन के यूनर हाँ में नोट करती है और कहती है कि बिग ब्रदर ज़ियान आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि उसे भी ज़ियान के फायर लोटस के अंदर से काफी डेंजरस फीलिंग फील हो रही थी यार। उसे ज़ियान के ऊपर पूरा भरोसा होता है, इसी वजह से वो तुरंत ही पीछे चली जाती है। और यूनर को पीछे जाते हुए देख गोचिंग यांग भी कहता है कि हम लोगों को भी पीछे जाना चाहिए, और उसके एक्सप्रेशंस काफी से सीरियस होते हैं। कहते हुए बड़ा सा ब्लैक स्केलेटन अपने आईसी कोल्ड आवाज में कहता है इस ज़ियान साइड से ये पहली बार है जब तुम एक बैंशिंग से फाइट कर रहे हो। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक दोजन और बैंशिंग में कितना बड़ा पावर गैप होता है। अबे बुड्ढे एक बार फिर से कह रहा हूँ यमराज का अस्त्र है वो भाग जा, वरना तेरी हड्डियां वड्डियां उड़ा देगा वो। ठीक है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब भुगतो कॉन्सिक्वेंसेस यार। तभी जो अपना ठरकी लोंडा होता है वो अपने फिंगर को फ्लिक करता है, और एट द सेम टाइम यमराज को उस अस्त्र की घूमने की स्पीड और भी बढ़ जाती है, और तुरंत ही किसी आग के गोले में ट्रांसफॉर्म होकर ज़ियान के हाथ के ऊपर से शूट हो जाता है, और इसके अंदर से कोई भी साउंड डैमेज नहीं होता, लेकिन जहाँ जहाँ से भी यमराज का अस्त्र गुजरता है वहाँ का जो स्पेस होता है वो कोलैप्स हो जाता है, और एक बहुत बड़ी क्रैक लाइन उसके पीछे फॉर्म होती जा रही थी। और दूर से देखने पे यमराज का अस्त्र किसी भी शॉकिंग मोमेंटम को कैरी नहीं कर रहा होता, लेकिन जब जेन्युइन एक्सपर्ट इसे देखते हैं तो उन्हें ये फायर लोटस सच में यमराज लगता है, क्योंकि ये अपने साथ एक बहुत ही खतरनाक डेथ क्योर को कैरी कर रहा था, और अभी उस स्केलेटन की बुखारियां आके भी उस फायर लोटस के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि लगातार स्पेस को फाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था यार। तभी उस बड़े से स्केलेटन की बॉडी से ब्लैक फॉग बाहर आते और बुड्ढा गुयू कहता है 10,000 बोन आर्मर, और जैसे वो बड़ा सा स्केलेटन ये कहता है तो उसकी बॉडी से निकलता है ब्लैक फॉग तुरंत ही विगल करने लगता है, और आसमान में कई सोल्स के चीखने की आवाजें सुनाई देती है, और ये ब्लैक फॉग क्लियरली कई स्पिरिचुअल सोल से बना हुआ था यार। जैसे ये सोल बॉडीज बाहर आती है तो तुरंत ही किसी फेमिकोल की तरह उस बड़े से स्केलेटन के ऊपर चिपकने लगती है, और बहुत ही जल्दी उस स्केलेटन के ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर से चिलियोरा फैल रहा था, और उस हड्डी के आर्मर के ऊपर कई बोन फ्रेगमेंट्स मौजूद थे, और ये सभी हड्डी किसी डरावने चेहरे की तरह लगती है, लेकिन जब इन सभी चेहरों को दूर से देखा जाता है तो ये एक 100 फुट बड़ा डरावना सा चेहरा लगता है, और वहाँ पे मौजूद जो भी इंसान इस चेहरे को देखते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस बोन आर्मर के क्रिएट होने के बाद वो बड़ा सा स्केलेटन कहता है कि ज़ियान आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये फायर लोटस, जिसे कि वो यूजुअली इंसान काफी ज्यादा पावरफुल बताते हैं, कि ये मेरे 10,000 बोन आर्मर को तोड़ पाता है। और जैसे ही बुड्ढा गुयू कहता है तो उस ब्लैक स्केलेटन की आंखों का जो ग्लो होता है वो भी इंटेंस हो जाता है, और जैसे ही ऐसा होता है तो वो फायर लोटस आसमान में अराइव होता है, और सभी की आंखों के सामने ये फायर लोटस हैवी तरीके से उस बोन आर्मर से टकरा जाता है, और इस कोलिजन के बाद एक मोमेंट के लिए वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, और ऐसा लगता है जैसे कि वो भी गायब हो चुकी हो, लेकिन ये साइलेंस सिर्फ एक पल के लिए ही रहता है। और तभी एक रूह का कपा देने वाला बैंक का साउंड पूरे आसमान और धरती को हिला के रख देता है, और जिस जगह पे कोलिजन हुआ था वहाँ पे एक 10,000 फुट बड़ा फायर स्टॉर्म बन जाता है, और अभी स्पेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कोलैप्स हो चुका था, और सभी लोग दिखते हैं कि 10,000 मीटर की जो जमीन है वो फट चुकी है, मतलब चीर दी गई है, और अभी अंडरग्राउंड में भी काफी बड़े बड़े क्रैक्स फैल रहे थे, और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो, और आसमान के एक्सटर्मिनेशन तूफान को देख के सभी लोगों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। और अगर बात करें हनी और ज़ियोफेंग की टोली की तो उनके एक्सप्रेशन अभी सबसे ज्यादा गंदे थे, और इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ियान अपनी 9 चेंज 2000 पी की स्ट्रेंथ के साथ इतने भयानक लेवल के अटैक को अनलीश कर सकता है, और इस फायर लोटस की स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी है कि इससे एक टियान ग्लास की मिडिल लेवल की 2 स्किल भी कंपेयर नहीं की जा सकती, और इस स्टिमुलेशन तूफान के अंदर से फ्राइटनिंग और चारों तरफ फैलता है, और अभी ज़ियोफेंग के पीछे जो बड़ा सा हेवन फिनिक्स मौजूद था वो भी इस पावरफुल फोर्स से टकरा गया था, और तभी ये जो बड़ा सा फिनिक्स होता है ये कप आने लगता है, और हनी के सौकड़ों के सामने एक बैंग साउंड के साथ फट जाता है, और इस बड़े से हेवन फिनिक्स से खत्म होने के बाद ज़ियोफेंग को एक खतरनाक लेवल के बैकलेस का सामना करना पड़ता है, और एट द सेम टाइम उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, और आसमान का वो फ्राइटनिंग स्टॉर्म जिसके अंदर ट्रू डिस्ट्रक्शन का ऑरा मौजूद था वो और भी खतरनाक तरीके से आसमान में फैलने लगता है, और जो भी लिविंग क्रिएचर के कांटेक्ट में आते हैं उन्हें हैवी इंजरीज का सामना करना पड़ता है। और ऐसे सीन को देख के आसपास के जो एक्सपर्ट
थे वो शॉप में चले गए थे और ये सभी लोग अपनी दुम दबा के वहाँ से भागने लगे थे। और जिस एरिया में हैवी फ्लेम फैलती है उस एरिया में रुकने किसी की हिम्मत नहीं होती। एयर सीन शिफ्ट होता है इस जियाविन के ऊपर और अभी जियाविन के आगे टेकी होते हैं उस एक्सट्रीमली पावरफुल फायर स्टॉर्म के ऊपर। लेकिन अभी उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थे और ये उसके लिए पहली बार है जब वो एक जेन्युइन बेंशिंग से फाइट कर रहा है। और भले ही एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसे अच्छे से पता होता है कि एक लीड बेंशिंग कितना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है। और अगर बात करें हन क्लैन जैसे पावरफुल फैक्शन की भी तो वहाँ पे भी एक बेंशिंग को काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट माना जाता है। यार काफी टाइम तक तबाही मचाने के बाद वो फायर स्टॉर्म धीरे धीरे करके सभी कैमरों के सामने वीक होने लगता है और इसके वीक होने की वजह से स्पेस जिसके अंदर काफी ज्यादा होल्स बन चुके थे वो वापस एकदम टकाटक हो जाता है। और फायर स्टॉर्म के बीच के एरिया का भी ध्यान बड़े ध्यान से देख रहा था और जैसे जैसे फायर स्टॉर्म वीक होता है तो हमें वहाँ पे वो 100 फुट बड़ा स्केलेटन खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब हन क्लैन के मेंबर इस ब्लैक स्केलेटन को एकदम सही सलामत देखते हैं तो इनके चेहरे एकदम खुशी से भर जाते हैं। और वहीं दूसरी पार्टी के दिल उनके मुंह तक आ चुके थे और इस स्केलेटन को इतना पावरफुल अटैक भी डैमेज नहीं कर पाया। क्या लीड बेंशिंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है और अभी जेरन काफी ज्यादा सीरियस होता है। उस स्केलेटन को देखते हुए अपनी पलकों को भी नहीं झपकाता और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसका एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बुड्ढे को ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब जियान इस ब्लैक स्केलेटन को देख रहा होता है तभी उस स्केलेटन के अंदर से क्रैक का साउंड सुनाई देता है और सभी की सोखड़ों के सामने उस स्केलेटन से टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा नीचे गिरता है। और जैसे ही बोन आर्मर का ये फर्स्ट फ्रैगमेंट नीचे गिरता है तो कई क्रैक क्रैक साउंड के साथ कई और हड्डी के टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। और अभी उस बड़े से ब्लैक स्केलेटन की बॉडी पे काफी क्रैक्स फैल चुके थे यार तभी इस बड़े से बोन आर्मर में से एक बैंक का साउंड सुनाई देता है और ये कई हड्डियों के फ्रैगमेंट में ट्रांसफॉर्म में बिखर जाता है। और इस बोन आर्मर को एक्सप्लोड होते हुए देखने क्लैन के मेंबर्स के चारों पे जो खुशी मौजूद थी वो तुरंत ही गायब हो गई थी। और इस बोन आर्मर के डिस्ट्रॉय होने के बाद उस ब्लैक स्केलेटन की एक्चुअल बॉडी दिखाई देती है लेकिन उस ब्लैक स्केलेटन की बॉडी जो कि पहले किसी मेटल की तरह हार्ड थी उसके ऊपर अभी काफी डेंट और क्रैक्स पड़ चुके थे यार तभी उस ब्लैक स्केलेटन की आंखें जो कि हरे कलर में ग्लो कर रही थी वो तुरंत ही वैनिश हो जाती है। और जैसे ही हरे कलर का ग्लो उसकी आंखों से गायब होता है तो सभी की सोखड़ों के सामने ये स्केलेटन किसी राख में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो जाता है। और जैसे ही वो ब्लैक स्केलेटन दोनों बदल के गायब होता है तो बुड्ढा गुयू जो कि वहां से थोड़ी दूरी पे खड़ा हुआ था वो खून फेंकने लगता है। यूं आ गया स्वाद बोला था यमराज का अस्त्र वो मत भिड़ो उससे। क्या सॉरी अभी तो और भी बैंड बजेगी। यार तभी बुड्ढा गुयू अपने खून को पोंछते हुए जियाविन से कहता है कि तभी मैं सोचूं कि तू मेरे क्लैन के इतने एक्सपर्ट्स को कैसे टपका पाया और लड़के सच में तेरे पास एबिलिटी है और भले तूने मुझे सीरियसली इंजर्ड कर दिया हो लेकिन फिर भी मैं तुझे टपका के रहूंगा। और जैसे ही बुड्ढा गुयू कहता है तभी उसके सामने एक बड़ा सा गोल्डन फिगर अपीयर होता है और तभी ये गोल्डन फिगर अपने एक पंच को जिसके अंदर फ्राइटनिंग लेवल की एनर्जी भरी हुई थी वो बुड्ढे गुयू खोपड़ी की तरफ दे मारता है। और अचानक से इस अटैक को देख के गुयू भी चौंक जाता है लेकिन अच्छी बात है कि उसे रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो अपनी सीरियस इंजरीज को सप्रेस करते हुए अपने एक हाथ को सामने की तरफ दे मारता है और फाइनली याद जाके उस बड़े से गोल्डन पंच से टकराता है। और जैसे ही दोनों पंच आपस में टकराते हैं तो आसमान में क्लैंक का साउंड सुनाई देता है और तभी वो गोल्डन फिगर कई कदम पीछे लेता है और उसकी वो फिस्ट जो कि गोल्ड से बनी हुई थी इस टाइम पे उसके अंदर एक आधा फुट गहरा डेंट पड़ गया था। और भले ही एक एलिट बेंशिंग सीरियसली इंजर्ड हो लेकिन फिर भी वो भयानक तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। यार इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से बुड्ढे गुयू को भी कई कदम पीछे हटना पड़ता है और कई कदम पीछे लेने के बाद वो अपने आप को स्टेबल करता है और जैसे वो अपने आप को स्टेब्लिश करता है तो उसके डार्क और कोल्ड नजर जाती है उस बड़े से गोल्डन फिगर के ऊपर जो कि उससे थोड़ी सी दूरी पे मौजूद था। अभी बुड्ढा गुयू कहता है कि लड़के अगर तू मुझे टपकाना चाहता है तो अब भी तेरी स्ट्रेंथ सफिशिएंट नहीं है। और भले ये भी जियाविन ने किंग कोंग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था लेकिन फिर भी बुड्ढा गुयू उसे पहचान लेता है। और अभी बुड्ढे गुयू का चेहरा गुस्से से भर चुका था। वो कहता है क्योंकि तू फायर लोटस पहले से यूज कर चुका है तो अब तुम्हें चुपचाप से मेरे साथ वापस चलना चाहिए। और इस बुड्ढे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन ऐसा होगा कि एक यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट भी इसे सीरियसली इंजर्ड कर देगा और उसे ये भी पता था कि ये इंजरी उसे उसकी एरोगेंस की वजह से हुई है। और अगर उसकी सोल सही टाइम पे उस स्केलेटन से बाहर नहीं आई होती तो हो सकता है कि उसे एक ऐसी इंजरी का सामना करना पड़ता जो कभी हील नहीं होती। यार ये सब कहने के बाद गुयू अपने एक हाथ को सामने की तरफ दे मारता है और तभी आसमान में एक बहुत बड़ा ब्लैक हैंड अपीयर होता है जो कि जियान की खोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो बड़ा साहस जियान को रैप भी कर पाता तभी जियान के पीछे को जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट होता है और उस स्पेशल क्रैक में से एक बहुत फेमिलियर फिगर बाहर आता है और वो अपनी हल्की सी आवाज में कहता है कि गुयू तेरा ऐसा स्टेटस होने के बाद भी मुझे एक यंगर जनरेशन के ऊपर अटैक करने में शर्म नहीं आ रही है। वेल अब जब ये लेजेंड आदमी यहाँ पे आ चुका है तो जियान को कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वेल इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे होंगे कि ये बुड्ढा अपनी दुम दबाए कैसे भागेगा। और अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया तो आपको इसका पिछला पार्ट भी पसंद आएगा क्योंकि इसके पिछले पार्ट में यूनियन ने अपनी फुल पोटेंशियल दिखाई थी। तो अगर आप चाहो तो एक बार उसे भी जाके विजिट कर सकते हो और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आज चाहिए तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हो क्योंकि थोड़ी देर बाद ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।